बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत मुसलसल जतन कर रही है, लेकिन इमरान खान उनके हाथ नहीं आ रहे हैं और इमरान खान कोई ऐसा खुरा नहीं दे रहे हैं जो उनके हाथ आ सके हुकूमत के। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी पहले करवाई और उसके बाद में अब उन्होंने ATC से रुजू कर लिया है। राना सनाउल्लाह का इस पर यह मौक़िफ़ सामने आया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि अगर ATC से ज़मानत खारिज हो गई तो फिर हम इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे। क्या ATC से ज़मानत तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को मिल जाएगी? प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, कराची में भी एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बारिश और उसके बाद में सैलाब की तबाहकारियों की वजह से मुलतवी कर दिया गया है। पहले कल ऐलान किया था हैदराबाद का और आज कराची का भी कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की जानिब से इस पर शदीद रद्दअमल देखने में आया। जमात इस्लामी ने तो धरने की बाकायदा तौर पर कॉल दे दी है और ख़बर यह है कि शारा कायदीन पर जमात इस्लामी अब से कुछ देर के बाद धरना देगी और शारा कायदीन को ब्लॉक करने का इरादा रखती है। क्या जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के एतराज़ात दुरुस्त हैं? क्योंकि जमात इस्लामी का ये मौक़िफ़ है कि सिंध हुकूमत और MQM बल्दियाती इंतखाबात से भाग रही है, ख़ास तौर पर कराची में बल्दियाती इंतखाबात से, क्योंकि उसे शिकस्त वाज़े नज़र आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी इससे मिलता जुलता ही है। इन दोनों जमातों का जो एतराज़ है क्या वो दुरुस्त है? और प्रोग्राम के आखिर में बात होगी बिजली के भारी भरकम बिल अवाम के दहला रहे हैं दिल। आज पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया जा रहा है। बिजली के जो इजाफी बिल आ रहे हैं, अवाम शदीद परेशान है और अवाम की एक बड़ी शिकायत ये भी है कि इतने ज़्यादा बिल होने के बावजूद बिजली भी मैसर नहीं है। और वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने आज कुछ दिलासे दिए, ख़ासतौर पर कराची के लोगों को भी दिलासे उन्होंने दिए हैं। लेकिन क्या ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में पैसे वसूल किए जा रहे हैं आवाम से, इसका कोई जवाज़ है? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊँगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार हैदर वहीद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। इमरान खान की ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जाने का फ़ैसला, क्या यहाँ से भी इमरान खान को ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी मिल जाएगी? अच्छा देखिए, इसका स्टार्ट तो मेरा ख्याल है इस प्रोग्राम का हैदर वहीद साहब से करना चाहिए था, क्योंकि वो इसके जी माहिर जी हैं इस मामलात के। लेकिन चूँकि आपने मुझसे सवाल किया तो मैं जो बादी नज़र में जो 2-3 चीज़ें नज़र आती हैं वो मैं आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि क्या टेररिज्म कमिट हुआ, ये सवाल उठाया जाएगा कि कोई ऐसा एक्ट जिसकी वजह से टेररिज्म का ख़तरा या उसके होने का अंदेशा या उसका हो जाना साबित हुआ हो, तो फिर तो टेररिज्म के तौर पे कोई भी हुकूमत टेररिज्म एक्ट के नीचे ले जा सकती है। हमारे यहाँ एक और भी रिवाज है, जब हम चाहते हैं कि किसी को ज़मानत ना मिले किसी भी मुकदमे के अंदर, कोई गांव के अंदर आपके साथ गड़बड़ होगी, अगर आपकी पहचान किसी के साथ है, जान पहचान रखते हैं, तो अगर आप उसके खिलाफ थानेदार के साथ मिलकर टेररिज्म एक्ट के नीचे पर्चा दायर करा दें, तो एक ज़माना था कि ज़मानत नहीं मिला करती थी। मेरा ख्याल है कुछ इस किस्म का मामला शायद आज भी हो, इस लेवल पे शायद ना हो जिसके ऊपर कि इमरान खान साहब का केस अगर उनके सामने गया है और जाएगा तो मेरे ख्याल में उस तरह, लेकिन हम इसको मुख्तलिफ तरीके से आज तक इस्तेमाल करते रहे हैं एंटी टेररिज्म एक्ट को, इंटरेस्टिंगली, और हुकूमतें भी इसको इस्तेमाल करती रही हैं इसी चीज़ के लिए। तो क्या ये जो हुकूमत है इमरान खान को इस किस्म के किसी डिनाई करने के लिए, इसकी बेल को या इस तरह की किसी सिचुएशन के लिए तब उसको लेके गए हैं एंटी टेररिज्म के अंदर। एक और चीज़ मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट है ख्याल रखना कि यही मुकदमा एक और शक्ल के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पड़ा है, वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में है। तौहीन अदालत गो के एक डिफरेंट फील्ड का है, लेकिन है असल जो रूह है उस मसले की, उस इवेंट की, उस नौयत की, वो वही है जो कि जिसकी बुनियाद पे टेररिज्म एक्ट के ऊपर इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जाके इमरान खान अगर वहाँ से उनको कोई सिर्फ तंबीह की जाती है और उनको सज़ा नहीं होती, कन्विक्शन नहीं होती, वो माफ़ी तलाफ़ी कर लेते हैं, तो क्या टेररिज्म एक्ट के नीचे एंटी टेररिज्म कोर्ट के आगे जब पेश होना है, तो क्या उस सूरत में फिर उसकी जो ग्रेविटी है वो कम हो जाएगी? ये वो चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी इंटरप्ले करेंगी आपस में जब ये फैसला होगा कि आया उनको बेल मिल सकती है या नहीं मिल सकती। और मेरे ख्याल में एक और भी ख्याल रखना है कि जो राहदारी ज़मानत मिली है, वो राहदारी ज़मानत मिली है, वो इस मुकदमे के अंदर एंटी टेररिज्म कोर्ट के आगे से ज़मानत नहीं मिली है। तो मेरा ख्याल है उस ज़मानत के लिए डायरेक्शन था
कि हम आपको राहदारी ज़मानत तो दे रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ पे पेश होके अपनी ज़मानत करवानी चाहिए उस कोर्ट के अंदर से। तो मुझे तो ये 3-4 चीज़ें नज़र आती हैं। मेरा ख़्याल है हमारे साथी इस पे और बेहतर तौर पर प्रोफ़ेशनल तरीके से हमें बता पाएँगे। ठीक। अच्छा हैदर भाई साहब, आप माहिर कानून भी हैं, आप क्या समझते हैं कोई ऐसे कानूनी नुकात हैं जो ज़मानत में आड़े आ जाएंगे? देखिए, नुकात जो लगाए गए हैं वो उनको किस तरह से जो है वो फैक्ट्स के साथ पढ़ा जाएगा, ये भी देखा जाता है। तो सिर्फ नुकात लगाने से नहीं हो जाता। अगर हम देखें जो मामलात और जो फैक्ट्स हैं, तो उसमें तौहीन अदालत का तो बेइंतहा मजबूत मुकदमा लगता है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि धमकी आमेज़ और तौहीन आमेज़ दोनों जो है वो स्टेटमेंट थी खान साहब की। और जुडिशल फंक्शंस एक ऑन गोइंग केस होने का जो है वो आंसर था, और उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से कॉन्सिक्वेंसेस दिखाने का आंसर था कि आप जज साहिबा जो हैं वो नाम लेके, फर्स्ट नेम लेके उन्होंने कहा कि हम आपको देख लेंगे टाइप बात। तो वो तो जाहिर है कि आप बेसिकली जो है वो धमकी ही नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं कि हम आपको जो है वो आपके जुडिशल फंक्शंस की जगह, उसको अपील करने की जगह या एक दायरे के अंदर उसकी तनकीद की जगह हम आपको देख लेंगे। तो आपको देख लेने का अमूमन मतलब ये नहीं होता कि हम आपको लीगल रिकोर्स के थ्रू देखेंगे या आपके खिलाफ जो है कंप्लेंट फाइल करेंगे। अमूमन इस तरह से, और जिस लहजे से भी कहा गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिस टोन में कहा गया, जिस जोर से कहा गया, जिस जगह पे कहा गया, क्या वो उन जज साहिबा के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं कोई इवन वायलेंस में आमेज और धमकी आमेज अपनी जगह, क्या वायलेंस नहीं इंसाइट कर सकता, चाहे खान साहब की नियत हो या ना हो। तो देखें, तौहीन अदालत का तो मुकदमा अपनी जगह है। अब उसमें आती है, खान साहब आके कहते हैं कि शहबाज गिल के हवाले से जो मेरे सामने हकायक रखे गए थे, उसके बाद मैं इतने जज्बात में बेकाबू हो गया था कि हालांकि मेरा मतलब तो ये था कि हम जो है कानून और आइन के दायरे में आपको देख लेंगे, लेकिन कुछ नजर शायद इस तरह आया। वो अब अलग बात है, वो तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सवाबदीद है कि वो किस तरह से, किस अप्रोच के साथ इसमें चलते हैं। अब एक लार्जर बेंच बनाया जा रहा है, और लार्जर बेंच जो है उसमें जाहिर है कि तासुर यही मिलता है कि जो भी होने जा रहा है, जज साहिबान समझते हैं एक अहम नौयत की बात है जिसमें सबकी मुश्तरका विजडम शामिल हो तो बेहतर है। और जस्टिस शुड नॉट ओनली बी सीन टू बी डन बट टू सीन पे उनका एम्फेसिस है कि नजर आना चाहिए कि एक कलेक्टिव विजडम के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर फैसला करता है। तो तौहीन अदालत की तो ये बात है। अब देखें, दहशतगर्दी के जो उन्होंने नुकात लगाए हैं, खान साहब की बात इवन आईजी साहब के हवाले से और दीगर हवाले से जो है वो ना सिर्फ गैर मुनासिब और गैर अखलाकी थी, आई थिंक गैर कानूनी के जुमरे में भी उसको देखना चाहिए। लेकिन क्या वो दहशत गर्दी थी? मेरा नहीं ख्याल के जो फैक्ट्स हैं, क्योंकि उनका बयान है ना, देखें इसमें बहुत ज़्यादा तफ्तीश की ज़रूरत भी नहीं है, उनका बयान है, जिन हालात में दिया गया, जिस टोन के साथ दिया गया, जिसके सामने दिया गया, वो सब देखना ज़रूरी है। क्या वो अपनी इस बात से दहशत फैलाना चाह रहे थे? नॉट डिफिकल्ट टू से, क्योंकि जाहिर है डराना तो वो चाह रहे थे। वो ये तो जरूर कहना चाह रहे थे कि आप चाहे वो आप आईजी टाइप लोग हों, ब्यूरोक्रेट, मेरे खिलाफ जाएंगे, मेरे लोगों के खिलाफ जाएंगे तो मैं आपको देख लूंगा। तो उसको क्या दहशतगर्दी के लेवल पे देख सकते हैं? आई थिंक दैट इज लेस क्लियर, बट तौहीन आमेज, धमकी आमेज बात तो ठीक है। हैदर भाई साहब, आप क्या समझते हैं? सज्जाद मीर साहब, हैदर भाई साहब तो कह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत केस है और मजबूत नुकात हैं और मुश्किल यकीनी तौर पे लग रहा है। आपको भी लगता है कि ज़मानत नहीं मिलेगी सज्जाद मीर साहब? नहीं, मैं मेरिट पे कम बात करता हूँ और हिकमत अमली पे ज़्यादा बात करना चाहूँगा कि क्या आता है, हो गया है कि इमरान खान के गिर्द घेरा तंग कर दिया जाए, चाहे तौहीन अदालत का मुकदमा हो, चाहे दहशतगर्दी का मुकदमा हो, चाहे 144 तोड़ने का हो, तोशाखाने का हो। अब कई मुकदमात कायम हो रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच ये फैसला हो गया है? मैं एहतियात के साथ लफ्ज़ इस्तेमाल, इमरान खान को गिरफ्तार करना है, ये आसान फैसला नहीं है। और अगर ये फैसला हो गया है तो कब करना है, कैसे करना है, क्यों कर करना है? आप आसानी के साथ उन्हें तौहीन अदालत के मुकदमे में सजा दिला सकते हैं। हैदर साहब ठीक बिल्कुल कह रहे थे, वो एक मजबूत मुकदमा है। वो अगर अदालत ये माफ़ी भी मांग ले तो अदालत माफ़ ना करना चाहे तो माफ़ नहीं कर सकती, और उसके लिए नाअहल भी हो सकते हैं 5 साल के लिए। ये तो दुरुस्त बात है। और ये भी दुरुस्त बात है कि दहशतगर्दी क्या साबित होती है उससे, कि हमारे यहाँ ये कि दहशतगर्दी का जो कानून जब से बना है हर चीज़ में लगा देते हैं। कराची में एक
नौजवान फंस गया था एक कत्ल केस में, ज्यादती की थी उसने, मारा था एक लोग को, और कत्ल में सुलह सफाई, और उसके बाद उसकी बेल हो गई। बेल होगी तो पकड़ लिया कि सुलह सफाई क्या होती है, ये तो दहशतगर्दी का केस है। कत्ल के केस में आपकी जमानत हो सकती है, आपकी रिहाई हो सकती है, लेकिन दहशतगर्दी में नहीं हो सकती। तो दहशतगर्दी का केस जिस तरह एक जमाने में हदूद ऑर्डिनेंस लगा दिया जाता था हर जुर्म के साथ, ताकि और बंदे को पकड़ा जाए, हमने कोई कानून इस तरह के बनाए हैं, जो पैरेलल कानून बनाए हैं वो इस तरह बनाए हैं कि उसको हम मिस यूज करते हैं। जी। तो दहशतगर्दी के मुकदमे में मुझे नहीं पता कि दहशतगर्दी साबित होती है कि नहीं होती, वो साबित कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, और कर पाते भी हैं तो क्या अदालत पहली ही पेशी में उन्हें पकड़ लेगी, कहेगी कि चलो कोई आपकी बेल नहीं हो सकती, आप आइए, चलिए अंदर चलिए। मुझे लगता है कि अगर दहशतगर्दी का मुकदमा बनता होगा, चार्जशीट भी अगर उनको कोई किए जाने का इम्कान होगा, तो शायद बेल तो उनकी हो जाए। और ज्यादा मेरा ख्याल में हिकमत अमली का जैसा होगी, अगर कोर्ट उनको भी अदालत सजा दे तो ज्यादा आसान होगा। फिर तोशा खाने का केस है और बड़े केस है जो इमरान, लेकिन ये फैसला करना आसान नहीं है कि आपने इमरान को फील्ड से आउट करना है या उसे नाअहल करार देना है या क्या करना है। ये एक पूरी ठीक है, एक आसान फैसला नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है मीर साहब। रजा रूमी साहब, इमरान खान साहब ने जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जाने का फैसला किया है, जमानत मिल जाएगी उन्हें, आप समझते हैं? जमानत उनको मिल सकती है। उसकी वजह यह कि जैसे भी कहा गया है, अभी इसके ऊपर काफी बहस होनी पड़ेगी दोनों नुक्तों के ऊपर कि क्या उनकी जो इकराम या उनकी जो कही हुई बातें हैं वो दहशतगर्दी का जो कानून है उसके जुमरे में आती हैं या नहीं आती। यूं तो और क्योंकि यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है, जो हमारा एंटी टेररिज्म एक्ट है उसमें बहुत सी जो डेफिनेशंस हैं वो मुबहम हैं और उनको किसी भी तरह पे आप उनको जो अदालत है या प्रोसिक्यूशन है वो उसको डिफाइन कर सकती हैं। अब लोगों में खौफ फैलाना, खौफ व हरास फैलाना या डर या फियर फैलाना, वो भी उसकी जुमरे में कवर होता है। तो इसलिए मैं ये नहीं समझता कि उनकी बेल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, मोस्ट लाइकली उनको मिल जाएगी। लेकिन ये कि ये मुकदमा तो आगे बढ़ेगा और यही वजह है कि ये सिर्फ एक वाहिद मुकदमा नहीं है जो खान साहब के सर के ऊपर तलवार लटक रही है। उनको तकरीबन 4 सीरियस मुकदमात ऐसे हैं जो जहां पर उनको ना सिर्फ गिरफ्तारी बल्कि नाअहली का सामना हो सकता है। पहला तो यही वाला जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो जिक्र हुआ अभी, तौहीन अदालत का, वो एक क्लियर कट केस है। माजी में इस पे सजाएं हुई हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं उनको वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटा दिया गया था इसी बात के ऊपर। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के बहुत से लीडर्स हैं, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। दूसरा जो है वो तोशा खाना वाला केस है जहां पे उन्होंने अपनी जो इनकम उनको मिली तोशा खाना के गिफ्ट्स बेचकर, वो बाकायदा तौर पर डिक्लेयर्ड नहीं है, उसको दिखाया नहीं गया हुआ, वो भी उनके खिलाफ लटक रहा है एक चीज। तीसरी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी उनको एक तौहीन का नोटिस दिया हुआ। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन के तहत एक अदालत की तरह उसके पास इख्तियारात हैं और वो उन इख्तियारात का बिल्कुल इस्तेमाल भी कर सकता है। तो वो तीसरा है। और फिर चौथा जो है वो ममनुआ फंडिंग वाला जो मामला है वो भी अभी पेंडिंग है। तो इसलिए घेरा तो ये तंग हो रहा है। अब बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या सियासतदानों को जो है इस तरह से मैदान में टेक्निकल बुनियादों के ऊपर नॉकआउट करना ठीक होता है कि नहीं होता। ये सियासी सवाल है, ये कानूनी सवाल कम है, लेकिन ये है कि इन चारों केसेस में कहीं ना कहीं तो वो पकड़े जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक। अब ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सिंध बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी हुआ, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतराज़ात किस हद तक दुरुस्त हैं। ब्रेक के बाद पर बात हो। वेलकम बैक। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों के बायस मुलतवी कर दिया गया है, जिस पर जमात इस्लामी ने शदीद एतराज़ उठाया। जमात का मौक़िफ़ है
कि सिंध हुकूमत और MQM की दिली मुराद पूरी हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मामले पर एहतजाज कर रही है। सज्जाद मीर साहब, PTI और जमात इस्लामी का एतराज़ दुरुस्त है? देखें, उनका एतराज़ पहले भी आया था, उन्होंने पहले भी एतराज़ किया था जब इलेक्शन पोस्टपोन किए गए थे और यही बारिश की बहाना लगाकर या बारिश की वजह बयान करके पोस्टपोन किए गए थे। बाद में इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमारी बात ठीक थी नहीं। देखिए, सूरी तौर पर एक बात, चाहे ये आउट ऑफ द वे नजर आए, लेकिन ये बात सोचनी है कि ये पूरा मुल्क डूबा हुआ है, फसलें उजड़ गई हैं, लोगों को लाशें दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही, मवेशी मर गए हैं, बागात उजड़ गए हैं। इस वक्त पूरे मुल्क का, आधे मुल्क से ज्यादा मुल्क का, पूरे सिंध का, बलूचिस्तान का, जनूबी पंजाब का बुरा हाल हुआ है। और हमें इलेक्शन और बल्दियाती इलेक्शन और दूसरी चीजों के बारे में जब हम बात करते हैं तो आम आदमी बहुत चिढ़ जाता है, उसके लिए बहुत तकलीफ। जमहूरियत मुस्तहकम हो तो हर बुरे हालत में इलेक्शन हो जाया करते हैं। गोलियां चलती थी, बम चलते थे, धमाके होते थे ईरान में, मगर वो इलेक्शन करा देते थे। हमारे यहाँ इसमें सूरत हाल ये है कि ये बात गलत नहीं है कि इस वक्त इलेक्शन होना, कराची के लिए क़यादत का होना बहुत ज़रूरी है और पीपल्स पार्टी के लिए और MQM के लिए खतरे की निशानी है। वो इलेक्शन को अवॉइड करना चाहते हैं, दोनों अवॉइड करना चाहते हैं। अजीब गरीब बात है इस वक्त कि दोनों अवॉइड करना चाहते हैं। उधर PTI तो खैर चाहती है कि इलेक्शन हो, लेकिन जमात इस्लामी का ये है कि वो एक तरह की उनका रिवाइवल हो रहा है कराची में। हाफिज नईमुर रहमान एक बहुत ही डायनेमिक किस्म के लीडर हैं। ये सन 72 में पैदा हुए थे और मैं सन 73 में कराची गया था, इसलिए मैंने एक बच्चे के तौर पर, एक तालिब इल्म के तौर पर, फिर एक जंग लीडर के तौर पर, मुनव्वर हसन के गोया नायब के तौर पर काम करते देखा है और मुझे उनके पोटेंशियल का अंदाजा है। उन्होंने जमात इस्लामी को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा कर दिया है। इलेक्शन का नतीजा क्या आता है वो तो खुदा ही जानता है, लेकिन उन्होंने जो बात कह रखी है वो ये है कि वो हर सूरत अपने यानी कि जाना चाहते हैं इंतखाबी अमल के अंदर, चाहे उसके नताइज कुछ भी हो। ये एक पॉजिटिव बात है। PTI भी चाहती है, PTI को तो बिल्कुल क्लियर है कि वो चाहती है कि अब MQM को लोग वोट नहीं देंगे और वो शायद सीटें हासिल कर ले। पिछली बार भी यही हुआ था और इस बार भी उनको ज्यादा तवक्को है। और जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, उसके तो कराची में इतने रूल्स है नहीं, कहा जाए कर सकते हैं। आपकी आवाजें आनी शुरू हो। जी जी सर, बिल्कुल ठीक। रज़ा रूमी साहब, जमात इस्लामी और PTI के एतराज़ात किस हद तक दुरुस्त हैं बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने पर? देखिए, बात यह है कि पहली तो बात है कि मैं सज्जाद मीर साहब की मुकम्मल तायद करूंगा। ये वक्त ही नहीं है इस तरह के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करने का इस वक्त, जबकि आप देख सकते हैं जो फुटेज सामने आ रही है, जो तस्वीर और रिपोर्टर्स जो खबरें दे से, सिंध से, बलूचिस्तान से, क्या तूफान और क्या लोगों के ऊपर कयामत जो है वो टूटी हुई है। और एक बार फिर एक्सपोज हो गया कि हमारी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस जो है, आज से निपटने का जो पूरा साजो सामान या उसकी तैयारी, वो कितनी नाकिस और कितनी नामुकम्मल है। और असल तो तवज्जो वहाँ होनी चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि मकामी हुकूमतों का इससे बराह रास्त ताल्लुक भी होता है कि अगर मकामी हुकूमतें हों, फंक्शनल हों, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ये इस तरह की आफात से निपट सकती हैं। अब रही एतराज़ात की बात, मेरे ख्याल से एतराज़ात देखिए बिल्कुल किसी भी जमहूरी प्रोसेस में मुख्तलिफ पॉलिटिकल ग्रुप्स के एतराज़ात जो हैं उनकी जगह होती है, होनी भी चाहिए और उनको हर तरह से, हर तरीके से एड्रेस भी करना चाहिए जहाँ तक मुमकिन हो। मसला यही है कि सिंध में जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उन्होंने पिछले कई सालों में इस तरह से वो हल्का बंदियां भी की हैं और कवानीन में भी इस तरह की जो है वो मेजर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं जहां पर सूबाई हुकूमत जो है उसका पलड़ा भारी है बनिस्बत मकामी हुकूमतों के। तो ये दो बातें ऐसी हैं कि जिनको रिजॉल्व करना ज़रूरी होगा, नहीं तो ये फड्डा ख़त्म नहीं होगा। लेकिन ये अगर आपस में डायलॉग करें, जमहूरी तरीके से बातचीत करें, तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। जमहूरियत का नाम ही बार्गेन और कॉम्प्रोमाइज़ का है। इसीलिए ये अमल जो है, इसको बाकी सियासी जो निज़ाम होते हैं उसको उन पे फ़ौक़ियत हासिल है कि आप मिल बैठकर कोई कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी के ऊपर मफाद अम्मा में कोई हल निकाल लेते हैं। लेकिन मसला इस वक्त जो है वो बड़ा मसला है
और बड़ा मसला जो है वो एक तो ये कुदरती आफात जो पै दर पै लोगों के ऊपर वो हो रही हैं, उनकी जिंदगियों को तबाह कर रही हैं, और दूसरी जो मुल्क में और इंस्टेबिलिटी का आलम है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। तो उसको भी हैंडल करना मेरे ख्याल से सबसे अव्वलीन ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो यही नहीं मालूम कि ये मौजूदा सेटअप जो है कितनी देर रहेगा और कितनी देर चलेगा, और अगर उसने बदलना है तो फिर क्यों ना अगली हुकूमतें आकर, अगली असम्बलियाँ नई फ्रेश इलेक्ट होकर वो कानून साजी करें। तो बहरहाल ये बहुत सारे मामलात हैं। राइट। हैदर साहब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी जो एतराज़ कर रही है इंतखाबात मुलतवी होने पर, दुरुस्त है? देखिए, एक तरफ इसमें कोई शक नहीं है कि हम ये शतरंज की सियासत और इन गेमों में पड़े रहते हैं मीडिया में, क्योंकि ये ज़्यादा स्पाइसी होता है, ज़्यादा गॉसिप है इसमें, और जो असल डे टू डे इश्यूज और जिस तरह से इस मुल्क की दीगर पॉपुलेशन जो है वो गुजरी है इस सैलाबों से और बारिशों से, मेरे ख्याल से वो उसका कोई अक्कासी सही तरह नहीं हुई बदकिस्मती से हमारे मीडिया पे। तो ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरे ख्याल से जब आप बात करते हैं करेक्शन की, तो करेक्टिव मेजर्स जो है उनको स्टॉल नहीं करना चाहिए। अब कराची में मैं खुद रहता हूँ और कराची में हालत, लेकिन शायद ऐसे भी नहीं है कि अब यहाँ पे इलेक्शन जो है वो इंडेफिनिटली पोस्टपोन कर दिया जाए। ठीक है, कुछ शायद हफ्ता 10 दिन जो है हम रुक भी सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं वो, क्योंकि उसका बराह रास्त ताल्लुक है, जिस तरह रजा रूमी साहब ने भी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इन सारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो इस वक्त नाकिस नज़र आती है, तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जिस हद तक मुमकिन हो तो ये अवाम के हाथ में फैसला डाला जाए जो सफ़र कर रही है, ताकि वो अपनी सफरिंग के हवाले से एक ऐसी चॉइस कर सके तो वो समझती हो कि उनको सफरिंग से जो है वो बचा सकती है, या वो बेहतर हुकूमत ले आए, या जो कुछ निज़ाम है उस पर बहस जो होती है उसमें अपना राय दे सकें कि नहीं, सूबाई हुकूमत के पास इतने इख्तियार रखने वाली पार्टी को फिर हम वोट नहीं देंगे वगैरह। तो मेरे ख्याल से जिस हद तक मुमकिन है बल्दियाती इंतखाबात को नहीं रोकना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कुछ दिन रोकना, और बारिश वाकई कराची में कभी भी आजकल रोज ही इंटरमिटेंटली, मैंने तो ऐसा क्लाइमेट नहीं देखा कराची में कि 60 दिन से जो है वो इंटरमिटेंटली हर दूसरे तीसरे दिन बारिश हो रही है। तो ये भी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन हल्की बारिश है अब, और कुछ दिनों से एटलीस्ट ऐसी भी बारिश नहीं हुई कि हम इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर दें। आई थिंक के बल्दियाती इंतखाबात जो है वो जल्द होने चाहिए, और जल्द होने चाहिए कि जो मोमेंटम इस वक्त है पीटीआई के पास, वो जाहिर चाहते हैं वो, और साथ साथ एमक्यूएम जो है वो मोमेंटम लूज किया है, वो चाहती है कि ना हो। जमात इस्लामी बहुत मेहनत, वो चाहते हैं इलेक्शन हो, और पीपल्स पार्टी के पास वैसे ही इंतजामिया है, तो वो कहते हैं कि ना हो, तो वैसे ही मेयर के सारे काम तो पीपल्स पार्टी के हाथ में, तो उन्हें क्या जल्दी। ठीक है, ठीक। शहजाद चौधरी साहब, आप मुत्तफिक हैं कि जमात इस्लामी और पीटीआई के एतराज़ात दुरुस्त हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तो डेवोल्यूशन की दाई है। उसने कहा कि जो ताकत है, कि जो मरकज़ है इसका नीचे की तरफ आना चाहिए, लोकल बॉडीज़ तक जाना चाहिए, लेकिन वो सूबों में जाकर रुक गया। उसके बाद लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करवाना अब वो किसी की तरजीह रही नहीं, और बड़े अरसे से नहीं रही। ये तो अभी बारिशें तो अभी 2 माह से हुई, उससे पहले तक भी ये काम नहीं हुआ, और अदालतों को मजबूरन करवाना पड़ता है। ये प्रॉब्लम है हमारे निज़ाम का। ताकत अपने पास तो ले आते हैं लोग, और फिर उसके बाद मरकूज कर लेते हैं अपने पास। सेंट्रलिटी ऑफ पावर, इसकी डेवोल्यूशन चाहिए थी, डेमोक्रेसी की रूह ये थी। लेकिन ये क्या हुआ कि 2 माह के अंदर बारिश बेशक 600% बढ़ गई सिंध के अंदर, लेकिन ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? सोए रहे ये लोग, क्या वजह थी? अदालतों को क्यों आना पड़ता है? क्योंकि ये नहीं चाहते कि जो डेमोक्रेसी की सही रूह है, जमहूरियत की सही रूह है, वो उस तरीके से जमहूरियत है। इनकी अपनी पार्टीज़ में जमहूरियत नहीं है। ये जमहूरियत के अंदर बात कैसे कर सकते हैं? जमहूरियत किस तरीके से उस जमहूरियत की को अपना नारा बना सकते हैं? ये बदकिस्मती है पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की। बाहर सूरत लोकल बॉडीज़ के डायनामिक्स टोटली डिफरेंट होते हैं मेरी नज़र के अंदर। वो ऐसा नहीं होता कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज ऊपर बैठी है तो जो लोकल बॉडीज़ के जब इलेक्शन होंगे, एक मोहल्ले के अंदर, एक यूनियन काउंसिल के अंदर, तो वहाँ पर शायद डायनामिक्स मुख्तलिफ, किसी और पार्टी का कोई इतना मजबूत से सियासी तौर पर नहीं, लेकिन वो काम करने वाला आदमी, उसके शायद कुछ ज़्यादा सपोर्ट हो। तो ये वो चीज़ें हैं, अननोन की जो डर है,
वो खौफ है, वो इनको रोकता है इस रास्ते पे जाने से। फिर उसके बाद इन्होंने ऐसा लोकल बॉडीज के कानून को बिल्कुल जिसे कहते हैं न्यूट्रल कर दिया है या न्यूट्रल कर दिया है कि वो बिल्कुल इस काबिल ही नहीं रहा कि जो पावर ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग, वो जो पैसा आना चाहिए था वो सब का सब अपने पास संभाल कर रखा हुआ है। तो कौन छोड़ता है जिसके पास पैसा आ जाता है? यही हाल इसको सिंध का है, यही हाल बाकी हुकूमतों का है, पंजाब का भी यही सिस्टम है। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे बिजली के भारी भरकम बिलों पर आवाम की परेशानी के हवाले से बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बिजली के भारी भरकम बिल और आवाम की परेशानी, आवाम का एहतजाज मुल्क भर में जारी है। छोटे बड़े शहरों में आवाम बिजली के बिलों को लेकर शदीद परेशान भी, एहतजाज भी कर रही है। हैदर वहीद साहब, ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस का कोई जवाब है जो हुकूमत लगा देती है? देखें, जवाब तो इस वक्त है या नहीं, या इस वक्त इसका इम्पैक्ट जो है वो आना चाहिए था या नहीं, मजबूरी थी या नहीं, इस पे मैं तो नहीं, मेरी इतनी रिसर्च इस पे नहीं है इसकी टाइमिंग पे। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि फ्यूल ऐसी चीज़ है जो आप हर दूसरे चौथे पांचवें दिन क्योंकि डलवाते हैं तो एक बहुत बड़ा रिमाइंडर होता है कि महंगाई किस सतह पे पहुंच गई है। दूसरा, फ्यूल प्राइसेस का इम्पैक्ट हर चीज़ की प्राइस पे होता है। तो फ्यूल प्राइस जो है वो, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल दोनों को ही चले ले लें, ये चीज़ें हैं जिनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, एक्चुअल भी और साइकोलॉजिकल भी। तो अगर इस वक्त ये प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं इन हालात में, तो मेरे ख्याल से कोई मजबूरी ही होगी, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत अभी कहीं से भी चाह रही होगी। और मियाँ साहब जो है वो एक अंदरूनी मीटिंग में नाराज होकर उठ के भी चले गए थे, फिर मरियम नवाज ने ट्वीट भी किया था। तो मेरे ख्याल से कोई मजबूरी ही होगी इस वक्त जो है वो प्राइस बढ़ानी पड़ रही है, क्योंकि ये बिजली और फ्यूल दो ऐसी चीज़ें हैं जिसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है। तो अगेन के ये समझते हुए कि हालात बुरे हैं, लेकिन ये सियासी हुकूमत भी है, साथ साथ नजर आ रहा है कि अभी इलेक्शन की तरफ जाने का कोई किसी किस्म का इरादा नहीं है। IMF से पैसे आएंगे तो और जगहों से नलका खुल सकता है, और हालात कुछ आगे जाके अगर बदलते हैं तो फिर शायद इलेक्शन की बात हो। अभी तो बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने दे रहे, तो बाकी इलेक्शन का मेरे ख्याल से इस वक्त कोई चांस मुझे नजर नहीं आ रहा। मुश्किल फैसले कंटिन्यू कर रहे हैं, मुश्किल वक्त कंटिन्यू कर रहा है, इस उम्मीद में कि देयर विल बी अ ब्रेक इन द क्लाउड्स और फिर मोमेंटम दूसरी तरफ शिफ्ट होगा। बहुत ज्यादा ना सही, लेकिन ये जो अभी सिलसिला ये थम जाएगा और साल सवा साल में फिर अपने वक्त पे इलेक्शन हो। तो इसीलिए आई थिंक ये हुकूमत जो है वो इस तरह के तल्ख फैसले अभी करने को तैयार है, क्योंकि अगर सिमत जो है वो सही करनी है, मईशत, IMF और दीगर डोनर्स से पैसे आना जरूरी है। मुल्क के पास पैसों की किल्लत है, और उसके लिए अगर ये मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं तो ये हुकूमत तैयार ये करने के। बिल्कुल ठीक। रज़ा रूमी साहब, आप क्या समझते हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस का कोई जवाब है? बिजली के भारी भरकम बिल आ रहे हैं, आवाम शदीद परेशान है। जी, मेरे ख्याल से कोई, देखिए, जवाब तो यकीनन नहीं है अवाम के पर्सपेक्टिव से। जो इस वक्त महंगाई का आलम है, मेरे ख्याल से 43% से ज्यादा इन्फ्लेशन का रेट जो है वो रिकॉर्ड किया गया, बढ़े जा रहा है। अगर डॉलर की कीमत जो है वो उसमें कमी नहीं आएगी, और ये सारा कुछ जो है IMF के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के जो खमियाजा है वो भुगत रहे हैं हम। अशराफिया को तो ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है वो तो यकीनन ये IMF के प्रोग्राम जब भी आते हैं इस तरह के, उनको वो इम्प्लीमेंट होते हैं तो उसका बोझ पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें उससे मुंसलिक हैं। मगर जैसे अभी वहीद साहब कहे थे, ये कड़वी गोली है और ये खानी पड़ेगी, क्योंकि जिस हालत में थी हमारी मईशत, और IMF की डील जिस तरह से कितने महीनों से उसके लिए हमने शराइत मानी है, गरचे कि वो सब मेरी ज़ाती राय में दुरुस्त नहीं है, ना इकोनॉमिक्स के एतबार से, ना ही लोगों की वेलफेयर के एतबार से। लेकिन क्या करें कि रियासत पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाता अगर ये ना होता, दहाने पे तो पहुंच चुके थे। तो अब अगर ये किया है, अब उम्मीद यही की जा सकती है कि एक बार ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएं, उसके बाद हुकूमत को जो देरीना किस्म की इस्लाहात हैं वो उनके ऊपर गौर खौज करना पड़ेगा। बिजली का शोबा हो या दूसरे शोबे हो जहाँ पे लाइन लॉसेस की और बिजली चोरी की जो है वो इंतहा हो चुकी है। तो जब तक इस तरह की बड़े बड़े मामलात को सेटल नहीं किया जाएगा, ये मसला बार बार साइक्लिकल बनता रहेगा कि हमें
हमें दोबारा जाना पड़ेगा IMF के पास, और फिर यही शर्तें होंगी, और फिर जाना पड़ेगा, जो कि पिछले कई दहाइयों से यहाँ पे एक निजाम बना हुआ है। तो बहरहाल बिल्कुल ये अवाम पे बोझ है, लेकिन क्या करें, कड़वी गोली है। बिल्कुल ठीक, आवाम पर बोझ है। सज्जाद मीर साहब, आप समझते हैं ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस का कोई जवाब है? आवाम पर बोझ है, कड़वी गोली निकलनी है लाजमी? नहीं, रजा रूमी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बोझ तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि वाली होती हैं जो शायद हम कर नहीं पाते। एक जमाने में यासीन भट्टू साहब बेचारे वकील थे, उनको वजीर बना दिया गया खजाना का, और हबीबुल्ला बेग थे हमारे सेक्रेटरी खजाना, वही बजट उन्होंने बना के दे दिया, हर चीज पर टैक्स लगा दिया। जब वो बजट पास हो गया तो मालूम हुआ कि वो इतना टैक्स लग जाएगा कि कोई शख्स भी, यानी कि अगर आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो टैक्स, अगर वो कारखाने में जाएगा तो टैक्स, धागा बनेगा तो टैक्स, कपड़ा बनेगा तो टैक्स। तो ये इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो गई कि हैरान रह गए। मुझे एक साहब ने बिल दिखाया कि उनका बिल शायद 600 रुपये था, मगर कुल वो चार्जेस जो लगाए गए हैं वो बुलाकर 30,000 आ गया था। तो आज के दूसरे लोगों ने इस पर एतराज किया, कुछ इसको रीएडजस्ट करने की जरूरत महसूस हुई। रीएडजस्ट करने की जरूरत तो है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि माशी तौर पर हम ऐसे फंसे हुए हैं कि हमें इन चीजों को ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। बिल्कुल दुरुस्त कहा रजा रूमी साहब ने, और दुरुस्त बात है कि हमारे पास चारा नहीं है, मईशत तबाह कर दी है हमने। अब हमारे गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं एक साल के आखिर में 16 अरब डॉलर हमारे पास हो गए रिजर्व, हम इस पर खुश हो रहे हैं। ये कोई बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं है, हमारे रिजर्व इससे कहीं ज्यादा होने चाहिए थे। हमारी एक्सपोर्ट बढ़ नहीं पा रही, इंपोर्ट कम हुई है, तो वो हमारा अजहर पता नहीं कौन वो बैठ के कह रहे थे कि जी गाड़ियों की इंपोर्ट कम हो गई है। अभी अच्छा हुआ है यार, इंपोर्ट कम हो गई है, तो उस पर ड्यूटी लगाकर और उसके रेवेन्यू को शो कर रहे थे कि जी बिल्कुल ठीक है। कड़वी गोली है पीनी पड़ेगी, आपका भी खानी पड़ेगी, आपका मौके सामने है। शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं? बिजली के बिल, आवाम की चीखें, ये तो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में पैसा वसूल किया जाता है, इसका कोई जवाब है? जी जवाब है जी। जो हमारा तरीका है फ्यूल प्राइस एडजस्ट करने का या फ्यूल प्राइस डिटरमिन करने का, उसके अंदर ये क्वार्टरली एडजस्टमेंट होती है, जिसको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कहते हैं। और इसकी वजह ये है कि जो जिस कीमत पे तेल ख़रीदा जाता है, कई दफ़ा पहले ख़रीद लिया जाता है और उसके बाद फिर उसके ऊपर उसको देखा जाता है कि अगले 3 माह के अंदर क्या क्या वेरिएशन आई है, और फिर उस हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। आपको इस वक्त तकलीफ़ इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि फ्यूल की कीमतें बहुत ऊंची चली गई हैं, इसलिए उसका जो वेरिएशन है वो भी उतनी ही ऊंची है, इसलिए आपको तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, नज़र आती है इस वक्त। और ज़ाहिर है कि और भी माशी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। तो जब आप इन चीज़ों को देखते हैं तो आप देखते हैं कि हाँ, ये पहले भी होता रहा है, अभी उसी तरीके से हो रहा है। लेकिन जहाँ पर कोई जब ये कहे कि हमने माफ़ कर दिया, तो ये गलत बयानी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना गिमिक्री है, क्योंकि असल में तो उन्होंने 17 मिलियन ख़ानदानों के लिए उसको माफ़ किया जो 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो बाकी 13 मिलियन और ख़ानदान हैं उन पे उनका बोझ डाल दिया। तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सिर्फ एक पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन के लिए कम हुई है या उसको ज़ीरो किया गया है, बाकियों के लिए डबल हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने किसी न किसी ने तो चार्ज उठाना है। हुकूमत के पास पैसे नहीं है, वरना IMF आपको कोई उधार नहीं देगा अगर आप इतना डेफिसिट बढ़ाएंगे, खासतौर पे बिजली की कीमतों में। ठीक है, शहजाद चौधरी साहब, सज्जाद मीर साहब, रजा रूमी साहब और हैदर वही साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।